हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में आपको कवर अप करते हुए देखने को मिलूंगा। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ मैं जो आरबीआई की जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस पर मैं आपको एमसीक्यू भी जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे चलकर हम इस पर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट होती है, जिससे जनरली हर साल एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। So, ठीक है, तो जनरली वी गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। तो क्वेश्चन ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहता है और जनरली यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप करिएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 4 और 5 क्वेश्चंस तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समटाइम्स विद इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। फैक्चुअल डेटास काफी होंगे बट कंसेप्चुअल डेटास भी होंगे। उन सभी चीजों पर हम एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। देखिए, एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली क्या होती है, जिसमें कंपनी अपना साल भर का लेखा जोखा जो है रिप्रेजेंट करती है। दैट इज अ सिंपली एनुअल रिपोर्ट। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं देश के सेंट्रल बैंक की, है ना, देश के केंद्रीय बैंक की एनुअल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे साल भर में, अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहे तो आप ऐसे समझिए, पूरे साल भर में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इन द इकोनॉमी एरियाज, उसमें मोस्ट ऑफ द जितने भी इंपॉर्टेंट सारे इवेंट्स हैं, सारे इंसिडेंट्स हैं, वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सारे वो इंसिडेंट्स हैं, सारे इवेंट्स हैं, वो सब कुछ आपको जो है इस पूरे की पूरे रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 310 पेजेस, मतलब 310 पेजेस की रिपोर्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रिपोर्ट कहाँ आप देख सकते हैं। 310 पेजेस की ये रिपोर्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूरे के पूरे 310 पेजेस आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं आपके लिए कवर अप करूंगा। तो आपको वो रिपोर्ट के पेजेस नहीं कवर अप करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो भी एक्सपेक्टेड पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट्स सभी को क्लियर है। ओके, और एक बार बता दीजिए सेशन स्मूथली चल रहा। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं शायद बफरिंग का कुछ इशू है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, कल इसका पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे। तो 2 बजे डेली जो है टाइमिंग अपना सेट कर लीजिए और 2 बजे हम लोग जो है डेली एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट, जिसमें 2023-24 में जो भी जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है सारी चीजें हमें देखने को मिली, वो यहाँ पर रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमें एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एनुअल रिपोर्ट में सबसे एक चर्चित सीट होती है बैलेंस शीट, है ना। एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो एनुअल रिपोर्ट में सारा जो साल भर का लेखा जोखा तो होता ही है, लेकिन इसमें जो एक सबसे हाईलाइटेड कंपोनेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि बैलेंस शीट किस तरीके से होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चूंकि सरकार को एक बढ़िया मोटा पैसा ट्रांसफर भी किया है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको पहले एक बार हाईलाइट दिखा देता हूं, फिर हम उन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है ना, बैलेंस शीट जो है आरबीआई की ऑफिशियल हमें वेबसाइट पर जाना है, rb.org.in पर। हम इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वेबसाइट में प्रेस रिलीजेस में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको 29 की अगर मैं बात करूँ, सो सेकेंड हम इस पे चलते हैं, है ना। यहाँ पीछे वाले पेज पे हम जाएंगे तो मनी मार्केट आरबी लॉन्चेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इनेबल सर्विसेज, ये तो न्यूज़ अपडेटेड हैं, इन पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें गवर्नमेंट फुल ऑप्शन 3129, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं ना। यू कैन also search this one, framework, RBI imposes penalty, fine, and 5th पेज है ना, आप डायरेक्ट 5th पेज पे चले जाएगा। यू कैन ऑल्सो सर्च दिस वन। सो मनी मार्केट ऑपरेशन लॉन्च ऑफ प्रवाहन पोर्टल रिजल्ट, है ना, मनी मार्केट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेडेड सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना। आरबीआई की वेबसाइट जो है वहां पर हमें ये जो है डिटेलिंग देखने को मिल जाएंगी। वेरिएबल डेटास, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, कोई नहीं, अभी जैसे मिलता है आई विल शो यू।
ओपन मार्क ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फुल स्टैक्स। चलिए यहाँ पर जाने से पहले मैं डायरेक्ट ही सर्च कर देता हूँ, इट विल द बेटर वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो ये आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो वी कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस वन। ये आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगी। फिर से मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ रिपोर्ट का, फिर हम लोग इस रिपोर्ट पर चर्चा जो शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सो उस पर हम लोग जो है अपनी चर्चा जो है डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम फुल रिपोर्ट पर जाएंगे। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली आरबीआई ने जो है बहुत सारा पैसा सरकार को, दैट इज एग्जैक्टली अगर अमाउंट की मैं बात करूं तो 2,10,874 करोड़ रुपीस जो है आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर किए। तो जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओवरऑल प्रोस्पेक्ट पर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो मेनली जो कंसर्न होता है वो होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भाई पैसा आया कहाँ से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा जो है वो खर्च कहाँ कर रही है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो सारा ब्यौरा है वो, साथ ही साथ जब हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एनुअल स्टेटमेंट को, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है उसकी बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई के पास एसेट्स क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट आर द एसेट्स दैट द आरबीआई इज हैविंग, और क्या क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, कौन कौन सी उसकी लायबिलिटीज जो है आपको देखने को मिलती है। तो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो भी हमारा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमें देखने को मिल जाता है। तो FY 2024 में आरबीआई ने एक बड़ा अमाउंट ऑफ चंक ट्रांसफर किया। ठीक है, उस पर मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि किस तरीके से आरबीआई के पास पैसे आए, है ना, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर जो है डेटा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनकम और एक्सपेंडिचर के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको नंबर जो है दिख रहे होंगे, एंड दिस नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो नंबर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इन नंबर्स को जो है जरूर ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, जिसमें अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो ट्रेंड्स ऑफ इनकम, आरबीआई की इनकम और एक्सपेंडिचर, और साथ ही साथ नेट इनकम एंड नेट सरप्लस जो है वो उसका डेटा जो है सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन नंबर ए है, जो पॉइंट ए है, उसमें हम इनकम की बात अगर हम करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकम कंपोनेंट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2019-20, 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 फाइनेंशियल ईयर की आपको इनकम देखने को मिल जाएगी। तो इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम आपको टोटल देखने को मिलेगा 2,75,572 करोड़ रुपीस। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टोटल इनकम कंडक्ट हुई, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टोटल इनकम की बात करें तो 2,75,572 करोड़ रुपीस या 2.75 करोड़ अगर हम कह दें, तो इतना पैसा जो है आरबीआई के पास इनकम के तौर पर आया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकम की। अब हम यहां पर बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर जो है आरबीआई का कितना रहा, खर्चा कितना रहा। तो आरबीआई के खर्चे की अगर बात करें तो 64,694 करोड़ रुपीस, आपको जो है न्यूज़पेपर के अंदर करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था तो मैंने ये आपको फिगर्स दिखाए भी थे। 64,694 करोड़ रुपीस जो है ये आरबीआई के क्या रहे, नेट जो है एक्सपेंडिचर्स में रहे, जिसमें आरबीआई ने टोटल एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। अब जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं, दैट मींस ए कंपोनेंट्स में से बी कंपोनेंट अगर हम घटा दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें टोटल नेट इनकम यहां पर हमें पता चलेगी कि यहां पर नेट इनकम बेसिकली कितनी हुई जो है यहां पर आरबीआई की। तो नेट इनकम अगर हम बात करें तो नेट इनकम के तौर पर कितना देखने को मिल जाएगा, 2,10,877 करोड़ रुपीस ये आरबीआई की नेट इनकम हुई, जिसमें से 4 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर टू द फंड्स, जिसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर नाबार्ड जैसे रूरल प्लानिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पर हम फंड ट्रांसफर करते हैं। ये 7th पॉइंट यहाँ क्लॉज देखिए, इसमें से 1 करोड़ रुपए जो है पैसा ट्रांसफर किया गया है जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड के लिए, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए फंड, साथ ही साथ पैसा ट्रांसफर किया गया है नेशनल हाउसिंग क्रेडिट के लिए, नेशनल हाउसिंग क्रेडिट फंड के लिए, साथ ही साथ नेशनल रूरल क्रेडिट के लिए, एंड साथ ही साथ फंड फॉर नेशनल रूरल क्रेडिट फंड ड्यूरिंग द ईच ऑफ 5 ईयर्स के लिए हर साल जो है 4-4 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर किए गए। ठीक है, तो 4 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर, और सरकार को इसने कितना पैसा ट्रांसफर किया है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो 2,10,874 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 2.10 लाख 873.99 है। तो 0.99 को अगर हम 1 मान लें तो 2,10,874 करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को डिविडेंड के तौर पर ट्रांसफर किए।
ये मैं आपको इसलिए बैलेंस शीट्स में ये फिगर दिखा रहा हूं ताकि ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये फिगर है कहां से, आए कहां से है। अभी मैंने आपको दिखाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किए हैं, वो ट्रांसफर अमाउंट जो है वो यहां पर आपको आपकी बैलेंस शीट में आरबीआई की देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट C-D, मतलब ये जो आरबीआई की जो नेट इनकम बची, नेट इनकम आरबीआई की हुई 2,10,874 करोड़ रुपए, उसमें से ट्रांसफर ऑफ फंड्स 4,000 करोड़ हम हटा दें तो टोटल जो है 2,10,873 करोड़ रुपए या 874 करोड़ रुपए में अगर मैं बात करूं तो ये वो पैसा है जो आपको देखने को मिल जाएगा जो आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर किया है। तो ये देखिए इनकम कंपोनेंट आपको समझ में आया। अगर आपको ये इनकम कंपोनेंट समझ में आया तो इनकम में पैसा कहां कहां से आया अभी हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं इस बैलेंस शीट में हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले हम आरबीआई का डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, आरबीआई के पास भाई इनकम कहां से आती है, एक्सपेंडिचर कहां से आते हैं। आपको बहुत ज्यादा फिगर्स या डेटा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जहां पर डेटा रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि हाँ भाई ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको ये समझना, कंपोनेंट्स आपको समझने हैं, आपके दिमाग में कंपोनेंट्स फिट होने चाहिए। यार अगर इनकम आरबीआई के पास आई है 2,75,572 करोड़ रुपीस, तो पैसा आया कहां से है। इनकम में आरबीआई के कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे आरबीआई के पास इनकम जो है जनरेट होती है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा एक्सपेंडिचर, कि अगर आरबीआई जो है ये 64,694 करोड़ रुपए इसने खर्च किए हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज यहां पर ये स्पेंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर जो एस्पेक्ट है उसको अभी हम देखते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। एक बार मैं आपको यहां पर शो आउट करता हूं, फिर इस पर हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, चलिए दिस वन। ओके, तो ये आरबीआई की पूरी एनुअल रिपोर्ट है जो फिलहाल डाउनलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें आप थीम भी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इंडिया की आपको थीम, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा एक कहते हैं ना, जो हमारा जो अपग्रेडेशन हुआ है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी थीम आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग्स आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ई रुपये की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रुपी, ई रुपी जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ई रुपी अगर आपको याद हो तो ई रुपी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड है ना। इलेक्ट्रॉनिक रुपी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रुपी जो है ये प्रीपेड वाउचर फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वाउचर जो है ट्रांसफर करते हैं, प्रीपेड वाउचर, एसएमएस स्ट्रिंग या फिर क्यूआर कोड हम ट्रांसफर करते हैं, जिससे पर्पस एंड पर्सन स्पेसिफिक हम सब्सिडी ट्रांसफर कर पाते हैं, है ना। इसके बारे में मैंने आपके साथ ई रुपी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा, आप लोगों ने जरूर उस सेशन को देखा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रुपी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मार्केट के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर कंटेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा करा, थोड़ी सी आपको उसकी थीम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रेन्स वगैरह में, बुलेट ट्रेन्स वगैरह में अच्छा कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। व्हीट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये आपको एक ओवरऑल थीम सी आपको इस इमेज में आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग। ठीक, उसके बाद चैप्टर्स पे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको डिफरेंट टोटल लगभग 10 चैप्टर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेजर चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे चैप्टर्स अगर हम देखें तो पार्ट 1 में द इकोनॉमी रिव्यू एंड प्रोस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा असेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमी का रिव्यू क्या है। एक एक थीम पर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और इसीलिए इसमें लंबा समय लगेगा। कहने का मतलब कई पार्ट्स में हम इसको कवर अप करेंगे एक एक चैप्टर्स के फॉर्म में, बट आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हाईलाइट्स हम ले रहे हैं। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आरबीआई ने पिछले पूरे साल मॉनेटरी ऑपरेशंस कंडक्ट किए तो मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरीके से चीजें देखने को मिली, कब रेट्स चेंज किया गया, कब रेट्स नहीं चेंज किया गया, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क रहा, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो क्रेडिट डिलीवरी के लिए क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या किया गया। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया। साथ ही साथ डिजिटल इंडेक्स की अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा फिर हम इंटर करेंगे फॉर 5th पार्ट में फॉरेन मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसा रहा, फॉरेन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई क्या क्या कर रहा है, तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है उसके भी थीम लाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, फिनटेक डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पब्लिक डेट मैनेजमेंट, जो सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंदर, पब्लिक फाइनेंस के अंदर सरकार किस तरीके से फंड को मैनेज करती है, वो सारा हमें देखने को मिल जाएगा। तो डेट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा है उसको कैसे मैनेज किया है। करेंसी मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, करेंसी को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में यूज किया रहा है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो मिंटिंग प्रेसेस हैं वहां पर कितना आपको पैसा प्रिंट होते हुए देखने को मिलेगा।
आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर क्या सिनेरियो चल रहा, वो सब हमें देखने को मिलेगा। फिर हम उसके बाद जो है चैप्टर में आएंगे जिसमें हम लोग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल सेटअप में हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या क्या नया किया, उस पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल रिसर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस इसमें इंपॉर्टेंट हम हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वेल कवर, ठीक है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स, जिसमें बैलेंस शीट आरबीआई की आपको देखने को मिल जाएगी, पेज नंबर 221 पे आरबीआई की बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट आरबीआई का देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 222 पे कि इनकम आरबीआई की कितनी हुई। शेड्यूल फॉर बैलेंस शीट फॉर इनकम एंड स्टेटमेंट, जो उसके डिटेलिंग्स हैं, शेड्यूल्स हैं, लिस्टिंग है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये पॉइंट्स हैं। तो कहने का मतलब पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा ये आपको 310 पेजेस का, 310 पेजेस का ये पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इज अ लाइक काइंड ऑफ अ बुक, ये पूरी एक बुक है, लेकिन आपको इस पूरी बुक की टेंशन नहीं लेनी है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इसको क्या करते रहेंगे, कवर अप करते रहेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको हम कवर अप करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। एक बार आपके दिमाग में अगर थीम तैयार हो जाती है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, इकोनॉमिक रिव्यू प्रोस्पेक्टिव्स पे, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में जो भी सारी चीजें हुई हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक पहली बार आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से चीजें हमें कवर अप करनी है, ठीक है। क्योंकि अब ये अगली एनुअल रिपोर्ट तो अगले साल आएगी, दैट मीन्स अगले मई में आएगी। तो जब तक आपका पेपर है, चाहे वो आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क हो, या और कोई बैंक का एग्जाम, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई वगैरह, सभी तरीके के एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आरबीआई का कोई 8-10 महीने पुराना क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर करंट अफेयर तो 6-8 महीने का आता है, सर पुराना कहां से आ गया। पुराना इसलिए आया क्योंकि वो आरबीआई के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आया था। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे से, तो बताइए। हाँ, इलेक्शंस की काउंटिंग बिल्कुल चल रही है, रिजल्ट वगैरह के बारे में हम लोग रात में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। काफी क्लोज कंपटीशन जो है देखने को मिल रहा है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, तो हम आ जाते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स पर अगर हम देखें। सो यहां पर मैंने अभी आपको दिखाया, यहीं से मैंने आपके लिए इनकम स्टेटमेंट लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया कि भाई इनकम प्रोस्पेक्टिव पर कहां से चीजें आती हैं। मैं दोनों तरह से आपको चीजें दिखाते चलूंगा कि जो चीजें यहां से नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो मैंने नोट्स में ऐड कर रखे हैं, बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट शो करूंगा, सो दैट आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लैरिटी रहे, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल रहा। अब हम थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कि भाई अगर हम इनकम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो भाई इनकम आरबीआई के पास आती कहां से है, फ्रॉम वेयर बेसिकली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरेट इनकम, ठीक है। और वो सरकार को पैसा तो ट्रांसफर कर रहा है, उसका रीजन भी हमने पढ़ा था। बट अगर इनकम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो भाई आरबीआई के पास आखिरकार सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होते हैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंट सोर्सेज, और यही सोर्सेज अभी हम शीट में जाके देखेंगे। फिर से सुनिएगा ध्यान से, नोट्स, कंसेप्ट्स, नोट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट हम यहां समझेंगे और बैलेंस शीट में हम फिगर्स देखेंगे, जो फिगर्स इंपॉर्टेंट होंगे आई अपडेट हियर, ठीक है, वो मैं यहां ऐड कर दूंगा। तो देखिए, सोर्सेस ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब आप इनकम की बात करते हैं तो इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है आरबीआई कमाता है। सो इंटरेस्ट इनकम आरबीआई का एक बड़ा जरिया होता है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसकी, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओएमओ ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है। सो आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है उससे एक अच्छी इनकम वहां पर जनरेट हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, जो करेंसी मार्केट में जो आरबीआई एक्सचेंज करता है या फिर फॉरेन एसेट्स में कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, वहां से उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, जो पैसा उधार में दे रहा है आरबीआई, वहां पर उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, चाहे वो पैसा बैंक को उधार में दे, चाहे वो पैसा सरकार को उधार में दे। इनकम फ्रॉम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ फैसिलिटी में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, वहां से भी आरबीआई के पास आपको इनकम आते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम कमाते हैं, सबसे पहले हम कमाई का जरिया खोजते हैं। अभी मैंने आपको एक डेटा दिखाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो टोटल कमाई हुई 2,75,572 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। लेट्स चेक कि हमारे पास इनकम प्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट जो पैसा आया है वो कहां से पैसा आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकम के प्रोस्पेक्टिव की हम बात करें
तो अब हम जाते हैं इनकम कंटेक्स्ट में, ठीक है। यहां पर हम आते हैं इनकम कंटेक्स्ट में कि इनकम में पैसा कहां से आया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस शीट पर नहीं, अभी हम पहले इनकम स्टेटमेंट पर आएंगे, ठीक है। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकम स्टेटमेंट फॉर द मार्च 31, 2024, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे सही तरीके से आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ के निकल लेंगे ना, तो आपको ये बहुत बोरिंग सी लगेगी। बट अगर आप एक इंटरेस्टिंग वे में चीजें जो कहां से क्या चीज कनेक्ट हो रही है उसमें पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। सब पैसा ही पैसा यहां चल रहा है। देखिएगा, ये यहां पर आपको देखने को मिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2024। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का ये हमें एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। और हमें ये भी बात पता है कि पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, लेकिन बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 2019 के बाद से आपको फाइनेंशियल ईयर वही गवर्नमेंट वाला देखने को मिलता है। तो अभी मैंने आपके साथ बात की कि सर आरबीआई की जो इनकम आई, इनकम सर दो तरीके से आती है। इनकम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो एक तो आरबीआई की बहुत बड़ा हिस्सा रहा उसके पास इंटरेस्ट इनकम। अगर आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर का याद हो तो न्यूज़पेपर में हमने लगातार इसके बारे में डिस्कस किया था कि आरबीआई जो इस बार सरकार को एक मोटा पैसा ट्रांसफर कर पाई है, लगभग 2,10,874 करोड़ रुपए जो आरबीआई सरकार को ट्रांसफर कर पाया है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि आरबीआई के पास इंटरेस्ट इनकम एक अच्छी खासी जनरेट हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखिए कि 2022-23 में आरबीआई के पास जो इंटरेस्ट इनकम आई थी वो 1,43,073 करोड़ रुपए थी लगभग। लेकिन इस बार अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर आपको अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 40 to 45 करोड़ का जंप जो है आपको देखने को मिलेगा। तो 1,88,605 करोड़ रुपए यहां पर ये इनकम जनरेट हुई, ठीक है। तो एक इनकम में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 86,000 करोड़ रुपीस अदर इनकम में थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ दैट, है ना, इंटरेस्ट इनकम है। अभी इसका भी डेटा हम देखेंगे। 2,75,572 करोड़ रुपए टोटल आरबीआई के पास आए। अच्छा, खर्चे की बात करेंगे तो भाई आरबीआई के पास पैसा खर्चा कहां कहां से होता है, अभी मैं इनकम पर आपको लेके चलूंगा। शेड्यूल 13-14 में इनकम का और ब्यौरा दे रखा है। चलिए एक काम करते हैं, उसी पर पहले चलते हैं फिर खर्चे पर आते हैं। शेड्यूल 13 पर चलते हैं। शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, यस 13, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको दिखाया कि आरबीआई के पास इंटरेस्ट इनकम सबसे ज्यादा जनरेट हुई। इंटरेस्ट इनकम कितनी आई? इंटरेस्ट इनकम की मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया 1,88,605 करोड़ रुपए यहां पर इंटरेस्ट इनकम के तौर पर आई। अब ये इंटरेस्ट आया कहां से वो हम चलिए चल के देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ द रुपी सिक्योरिटी, जो आरबीआई जो है रुपी सिक्योरिटी जो अपने पास रखता है, और रुपए की जो सिक्योरिटीज है, जो डोमेस्टिक सिक्योरिटीज हैं, उन सिक्योरिटीज को रखने पर आरबीआई को कितना इंटरेस्ट मिला है? तो लगभग 92,589 करोड़ रुपए उसको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो ये आरबीआई को इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। यहां पर अगला हम बात करें नेट इंटरेस्ट ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशन। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं इसको लिख के आपको बताता हूं सो यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी। यहां पर ये माइनस क्यों है? आप कहोगे सर आप तो इनकम की बात करो, यहां तो पैसा जेब से चला गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक पॉइंट समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या करता है भाई? आरबीआई रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यहां पर हमारे पास बैंक्स हैं, ठीक। तो एलएएफ ऑपरेशन में क्या करता है? आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो का यूज करता है, ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? बैंक्स एक्स्ट्रा पैसा अपना सरप्लस जमा करते हैं आरबीआई के पास, इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आजकल ये फिक्स चलता है, ठीक है।
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट आपको देखने मिलता है। और रेपो रेट में क्या होता है, आरबी बैंकों को पैसा उधार में देता है, ठीक है। यहां पर रेपो रेट में क्या करता है, आरबी पैसा बैंकों को उधार में देता है, ठीक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रेपो ऑपरेशन से ज्यादा अगर कंडक्ट हो रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन, मतलब आरबी पैसा डालने की बजाय पैसा अगर आरबी ने ज्यादा खींचा हो अपने पास, मतलब आरबी ने अगर पैसा अपने पास लाया हो, अपने पास ज्यादा रिसीव किया हो, मतलब लिक्विडिटी अगर आरबी ने ज्यादा एब्जॉर्व किया हो। क्यों? क्योंकि पिछले साल पूरे साल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो लगातार आरबी ये प्रयास कर रहा था, लगातार आरबी एफर्ट कर रहा था कि मार्केट से लिक्विडिटी ऑफ मनी कम किया जाए, क्योंकि मार्केट से अगर लिक्विडिटी ऑफ मनी कम होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो व्हाट आरबी बेसिकली वांट, आरबी चाहता है कि लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या रहे, कम रहे, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उसको कम रख सकें। अच्छा, जब आप अपने पास ज्यादा पैसा मंगवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में होगा क्या, आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन कर रहे हैं और रिवर्स रेपो रेट में भाई आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और यहां पर जो आरबीआई लोन में देता है पैसा, उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिला, है ना। इंटरेस्ट तो आरबीआई को मिला कम और इंटरेस्ट आरबीआई को देना ज्यादा पड़ा। और भाई जब आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो आपकी मतलब कमाई कम हो रही है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे, इसी रीजन से अगर आप देखें, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको बहुत अच्छे से फोकस करके चलिए, इज वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट। यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ रुपी सिक्योरिटी, चलिए पॉजिटिव। अगर आप देखें नेट इंटरेस्ट ऑपरेशन, नेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा यहां पर जो रेपो और जो रिवर्स रेपो का ऑपरेशन है, रिवर्स रेपो का जो ऑपरेशन है, इसका डिफरेंस है नेट। तो हमने चूंकि पैसा ज्यादा अपने पास रखा है, इस वजह से हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो आरबीआई की जेब से इंटरेस्ट यहां पर गया है, इसलिए यहां इनकम में अगर आप देखें तो -7,052 करोड़ रुपीस यहां पर नेट पैसा हमने दिया है। याद रखिएगा, आपने जितना मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट पढ़ा है ना, सारा कंसेप्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और सारा कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एसडीएफ ऑपरेशन, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट अच्छे से पढ़नी है तो एक बार मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से फिर से देख लेना, पूरा डिटेल में आपको करा रखा है। एसडीएफ रेट क्या होता था, आप याद करिए। एसडीएफ रेट्स में बैंक्स अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास जमा करते थे फॉर ओवरनाइट बेसिस, और एसडीएफ रेट में भी आरबीआई को बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड बिकॉज आरबीआई को बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, इंटरेस्ट जाएगा, तो कितना हो गया, -516 करोड़ रुपीस। आपको फिगर्स याद नहीं करने हैं, आपको कंसेप्ट से रिकॉल करना है, ठीक है, और यही कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, एमएसएफ ऑपरेशन में आपको पता है, एमएसएफ ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई बैंक को पैसे उधार में देता फॉर ओवरनाइट बेसिस, और इससे आरबीआई की कमाई होती है। तो देखिए, इससे आरबीआई की कमाई हुई है और आरबीआई ने काफी एमएसएफ ऑपरेशन कंडक्ट किया है। इससे पिछले वाले साल के कंपैरिजन अगर आप देखें 2022-23 में और 23-24 में देखें, तो एमएसएफ ऑपरेशन काफी कंडक्ट किया गया आरबीआई से, आपको ये देखने में पता चलेगा। क्योंकि पहले केवल 361 करोड़ रुपए आए थे एमएसएफ के इंटरेस्ट से, लेकिन अब किया है 3,413 करोड़ रुपए। मतलब एमएसएफ ऑपरेशन जो इमरजेंसी लोन वाली फैसिलिटी है वो आरबीआई ने काफी कंडक्ट किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस में आरबीआई ने पैसा दिया, उसमें 2,000 करोड़ रुपए कमाए। तो मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट जो है यहां से लगभग 85,428 करोड़ रुपए कमाए डोमेस्टिकली। मतलब ये हमारे देश के अंदर ये ऑपरेशन हुआ। लेकिन सबसे जो हमारा बिगेस्ट सोर्स है इनकम का, सबसे ज्यादा जो भाई हमने पैसा कमाया है, जो बिगेस्ट सोर्स है हमारे इनकम का, वो हमारे पास है फॉरेन सोर्सेस। जो बाहर के देशों से जो हमने पैसा इंटरेस्ट में कमाया है फॉरेन सिक्योरिटीज में, वो हम पैसा जो है बेहतरीन तरीके से कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब हमारा पैसा जो यूएस बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, है ना, यूएस ट्रेजरीज में जो पैसा रखा हुआ है, विदेशों में जो हमारी सिक्योरिटीज जो हमने खरीद रखी, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे हमने बेहतरीन पैसा कमाया है। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, दैट इज 65,327 करोड़ रुपीज, एंड दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। और इसका कारण क्या है, हम लोग करंट न्यूज में लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। सर इसका कारण ये है क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स काफी बढ़ी हुई थी, और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब बॉन्ड पे रिटर्न ज्यादा, तो हमें बढ़िया रिटर्न मिला। इससे पहले साल में अगर हम देखें तो केवल 43,000 करोड़ रुपए हम इंटरेस्ट से कमा पाए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, लेकिन दिस ईयर द 65,227 करोड़ रुपीज इज अ बिग नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा नेट इंटरेस्ट रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, ये हम ओवरसीज भी रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मनी मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट होता है ना, मनी मार्केट ऑपरेशंस में जो है पैसे उधार में लिए दिए जाते हैं, ऐसे ओवरसीज दुनिया के सभी बाजारों में क्या किया जाता है, रेपो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिसमें बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, पैसा उधार में लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं। तो वहां से भी हमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट की कमाई हो, क्योंकि हमने पैसा उधार में दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो वहां से हमारी 228, बहुत कम अमाउंट है बट ठीक है, 228 करोड़ रुपए की हमारी कमाई हुई। इसके अलावा आरबी बहुत सारा पैसा जमा भी करता है ना, जैसे हम लोग बैंक में एफडी आरडी पैसा खुलवाते हैं ना खाता, ऐसे जो है यूएस के बैंक्स में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है ना, यूएस फेड बैंक में है ना, अमेरिका के फेडरल बैंक में हम लोग पैसा जमा भी करते हैं। वहां से भी हमें पैसा ब्याज में मिला, और वहां से हमें जो पैसा ब्याज में मिला दैट इज अराउंड 37,621 करोड़ रुपीस। तो ये सारा जोड़ के डोमेस्टिकली पैसा आया 85,000 करोड़ रुपए, ये हमारा फॉरेन वाले से पैसा आया 1,03,000 करोड़ रुपए, इन सबको हमने जोड़ दिया तो 1,88,605 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिला। ये हमारी इनकम जनरेट हुई है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आराम से धीरे धीरे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी मेरे साथ जो है डिस्कस कर रखी है, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन जो यहां पर मेंशन होगी वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। पीडीएफ जो है सेशन के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द पीडीएफ। पहले बताइए कमाई समझ में आई कि नहीं? इंटरेस्ट से इनकम में हमारी कमाई कहां से हुई वो हमें समझ में आया। तो 1,88,605 करोड़ रुपीस इज द इंटरेस्ट इनकम दैट वी आर गेटिंग, ठीक है, जो ब्याज से पैसा यहां पर कमाया हमने, ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारे इनकम की कि हमने इनकम सोर्सेस हमारे क्या क्या देखने को मिले और कहां कहां से हमने पैसा कमाया। इसके अलावा कुछ हमारे अदर इनकम के सोर्सेज भी हो सकते हैं, इसको आप इग्नोर भी कर दें फिर भी चल जाएगा, बट हम लोग एक बार रफली देख लेते हैं, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक सोर्सेज की अगर बात करें, आरबीआई एक्सचेंज ऑपरेशन कंडक्ट करता है, कोई पैसा नहीं कमाया। डिस्काउंटेड सिक्योरिटी से फिलहाल कोई पैसा नहीं है। कमीशन, आरबीआई को कुछ कमीशन वमीशन मिलता है ना, इधर उधर कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट की परफॉर्म करा तो थोड़ा बहुत उसको कमीशन मिल जाता है, तो 3,800 करोड़ रुपए समथिंग। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड रिडक्शन ऑफ रुपी सिक्योरिटी, कुछ रुपी सिक्योरिटी में कुछ रेंट है ना, रेंट रिलीज्ड। रेंट रिलीज का मतलब आरबीआई कुछ ऑफिसेस या अपने कुछ डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज एसेट्स को अगर किराए पर देता है तो उससे कुछ कमाई हो जाती है, 8-9 करोड़ रुपए उससे कमा लिया, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस सेल एंड रिडक्शन ऑफ रुपी सिक्योरिटी, रुपी सिक्योरिटी को कुछ खरीदने बेचने पर कुछ थोड़ा बहुत पैसा आया, तो 850 करोड़ रुपए लगभग। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी सिक्योरिटी, आरबीआई के पास जो रुपी सिक्योरिटी है उसमें कुछ गिरावट हुई, उसकी वैल्यू कुछ कम हुई, वहां कुछ थोड़ा बहुत घाटा हो गया, है ना। इसके अलावा रुपी सिक्योरिटीज को हम उसको कुछ प्रीमियम डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो वहां पर हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ गया, है ना। सेल ऑफ बैंक प्रॉपर्टी, है ना, आरबीआई अपनी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बेचा होगा तो वहां इसको थोड़ा बहुत कमाई हो गई है। इसके अलावा प्रोविजन, है ना, प्रोविजन अगर हम देखें तो 379 करोड़ रुपीस का, तो ये आपको लगभग प्रोविजन देखने को मिला। ऐसी फॉरेन सोर्सेज में सिक्योरिटीज में कुछ हमने ट्रांजेक्शंस किए, तो ये हमारे वो रफ ट्रांजेक्शंस हैं जिससे हमने यहां पर थोड़े बहुत जो है पैसे यहां पर गेन किए हैं, है ना। इसमें सबसे जो बिगेस्ट अमाउंट है वो ये देखिए जिस पर हमें नजर डालनी है। हाँ, यस, दिस वन 83,000 करोड़ रुपीस, दिस वन। एक्सचेंज एंड गेन ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजैक्शन में, फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में हमें जो है 83,615 करोड़ रुपीस यहां से हमें मिले, है ना। दिस इज द बिग नंबर, ठीक है। आपको यह भी समझना है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके के पिक होंगे। छोटे छोटे सारे नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, दो बिग अमाउंट है, जो बिग सोर्सेज ऑफ मनी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 83,615 करोड़ रुपीस यहां से आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस कुछ इनकम हुई थी, मिसलेनियस इनकम में नेगेटिव है -927, तो टोटल 84,000। ये आपको ये सारा जोड़ देंगे तो लगभग 86,000 करोड़ रुपए आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो 1,88,000 करोड़ रुपए और 86,000 करोड़ रुपए अगर आप जोड़ेंगे तो अभी जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखाया था लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो पैसा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर इनकम। अभी आपको मैंने दिखाया था ना, यही पॉइंट हम अभी बात कर रहे थे इस पर। सर इंटरेस्ट इनकम हो गई 1,88,000 करोड़ की, अदर इनकम मैंने आपको दिखा दी 86,000 करोड़ की, लगभग 86,966 करोड़ की। इसमें भी फॉरेन करेंसी एसेट से सबसे ज्यादा इनकम है, दोनों को जोड़ दिया 2,75,572 करोड़ रुपए। तो फिलहाल आरबीआई की कमाई हो चुकी है, आरबीआई के मजे ही मजे हैं, बढ़िया पैसा आया, आरबीआई की कमाई हो चुकी,
ठीक है, तो आरबीआई की इनकम समझ में आ गई सभी को। कमेंट सेक्शन में बताओ यार, देखो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। एक्सपेंडिचर पर हम थोड़ी और बात करेंगे। इनकम क्लियर है सभी को, ठीक है, कि इनकम कमाई के कौन कौन से जरिए वहां पर मैंने आपको दिखाया, तो आपको वो समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर्स पे भी आरबीआई क्या काम करता है कि जो आरबीआई के खर्चे होंगे, है ना, आरबीआई के खर्चे के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, है ना, तो जैसे प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, है ना, नोट वगैरह की छपाई होती है, तो भाई जब आप नोट छापते हैं तो उसमें खर्चा लगता है, ठीक है, तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में आरबीआई के एक्सपेंसेस देखिए। नोट छापने में हमारा कुछ खर्चा हुआ, लगभग 4,682 करोड़ रुपीस हमारा नोट छापने में खर्चा हुआ। एक्सपेंडिचर ऑन रेमिटेंसेस ऑफ करेंसीज, करेंसीज का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वहां लगभग 1,18,000 करोड़ रुपए, 118 करोड़ रुपए। कुछ एजेंसी चार्जेस वगैरह कुछ लगते हैं, अलग हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो 4,000 करोड़ रुपए इसके। कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट, आरबीआई के अंदर एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, जो आरबीआई में जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सब के लिए 6,500 करोड़ रुपए का खर्चा। कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ गया, तो उसके लिए 1% का खर्चा। कुछ टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, कुछ पोस्टेज वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहा है कहीं, कुछ ये स्टेशनरी खर्चा अगर मैं कह दूं, स्टेशनरी खर्चे, प्रिंटिंग खर्चे, कम्युनिकेशन के कुछ इंटरनेट वगैरह लगा रखा होगा आरबीआई ने अपने ऑफिस में, तो वो सब खर्चे। देखिए ये आरबीआई का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक एक रुपए का हिसाब आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स रहती हैं, कंपनी कहाँ कहाँ रुपया खर्च कर रही है, वैसे सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, है ना। इसके अलावा आरबीआई के पास रेंट है, टैक्स है, इंश्योरेंस, लाइट, बिजली पानी का खर्चा लगभग 150 करोड़ रुपए आरबीआई का। इसके अलावा डायरेक्टर एंड लोकल बोर्ड मेंबर को उनको फीस और एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ते हैं, वो खर्चे हो गए, है ना। इसमें कुछ बहुत सारे एडहॉक पर आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस, आरबीआई बहुत सारे ऑडिटिंग का काम कराता है, चेक कराता है खाते वगैरह, तो वहां पर देखें ऑडिटर फीस वगैरह में तो लगभग 7.5 करोड़ रुपए। कुछ लीगल मामले में अगर आरबीआई ने कुछ वकील हायर कर रखे हैं तो उसके लॉ चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस हैं 16 करोड़ रुपए। डेप्रिसिएशन वैल्यू घटी है तो 303 करोड़ रुपए। मिसलेनियस कुछ एक्सपेंसेस है 1400 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग जो है अगर हम देखें तो 1,30,875 करोड़ रुपीस की प्रोविजनिंग, ठीक है। तो प्रोविजनिंग जो है यहां पर, हालांकि प्रोविजनिंग काफी घटी है, लेकिन स्टिल यहां पर आरबीआई को जो प्रोविजनिंग, आई थिंक मैंने ज्यादा जूम कर रखा है, सॉरी। चलिए इंडिकेटर तो हम समझ रहे थे, हम ये 2022-23 वाला चला था, वही मैं सोच रहा था इतनी प्रोविजनिंग कहां से हो गई। प्रोविजनिंग इस बार घटी है। देखिए प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, आरबीआई को जो पैसा अपने पास साइड में रखना पड़ता है, पर्टिकुलर इन केसेस ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस, है ना। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, रिस्क ज्यादा रहता है, तो ऐसे में आरबीआई को प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ती है। इससे पिछले साल मतलब 2022-23 में प्रोविजनिंग की थी आरबीआई ने 1,30,000 करोड़ रुपए। हम ये नंबर डिस्कस कर रहे थे, वही सेम चीज यहां पर है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसको देखिएगा। इससे पिछले साल प्रोविजनिंग थी 1,30,000 करोड़ रुपए की, और हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट लगभग 56% के अराउंड लगभग आपको प्रोविजनिंग जो है गिरी हुई आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर लगभग केवल 42,819 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो प्रोविजनिंग जो है केवल और केवल, प्रोविजनिंग अमाउंट इज वेरी वेरी लेस, तो 42,819 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है। तो हमने एक न्यूज भी आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई की जो इस बार की जो एनुअल इनकम रिपोर्ट आई है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आई है, इसमें अगर हम देखें तो आरबीआई की इनकम तो बढ़ी है, साथ ही साथ आरबीआई के जो एक्सपेंसेस है वो भी डिप हुए हैं। और एक्सपेंसेस डिप होने के कारण सबसे बड़ा कारण क्या है, खर्चे इसके कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका प्रोविजनिंग। तो ये प्रोविजनिंग इस बार आरबीआई को काफी कम करनी पड़ी है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन, सो दैट्स व्हाई आरबीआई इज ऑन द हेल्दी प्रॉफिट, और वो सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जोड़े तो ये हो गया। और अवेलेबल बैलेंस की अगर बात करें तो टोटल हमने जो खर्चा किया था 2,88,000 करोड़ रुपए हम कमाए थे, ये खर्चा निकाल दीजिए तो 2,10,000 करोड़ रुपए, 2,10,877 करोड़ रुपए हमें देखने को मिले, जिसमें वो 4-5 करोड़ रुपए वो नाबार्ड वाला 4 करोड़ रुपए और हटा दिए तो 2,10,874 करोड़ रुपए एग्जैक्टली आ जाएंगे जो हमने अवेलेबल बैलेंस देखा, है ना। इस 2,10,000 में से देखिए हटाइए, मैंने भी आपको शुरुआत में दिखाया भी था, इस 2,10,000 में वो 4 करोड़ और हटा दिए तो ये देखिए 2,10,874 करोड़ रुपए ये वो आए जो आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर किए। मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं कि भाई इनकम कहां हो रही है और खर्चे कहां हो रहे हैं, एंड हाउ द आरबीआई इज बेसिकली मैनेजिंग ऑल दोस थिंग्स। तो अभी हम केवल इनकम एक्सपेंडिचर पर बात किए, है ना, अभी बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी है।
इनकम एक्सपेंडिचर पर यस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 56% का एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, खर्चा किया है। अब हम लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे किस पर, हम डिस्कशन करेंगे इसके जो है एसेट लायबिलिटीज के पार्ट पर, है ना, कि आरबीआई के पास कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, एसेट किस तरीके से वहां पर काम करती हैं, एसेट के लिए कौन कौन से फंड्स अवेलेबल होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एसेट्स दैट आरबीआई के पास क्या क्या एसेट हैं, और साथ ही साथ आरबीआई की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं, है ना। तो एसेट और लायबिलिटी का कंपोनेंट्स हम देखेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, इस पर हम लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे अगर आप वीकली एमसीक्यू कवर अप करते हैं तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ कराए भी थे कि आरबीआई की बैलेंस शीट कितनी परसेंट बढ़ी है, तो लगभग 11-11.5% बैलेंस शीट बढ़ गई है, लगभग 17% के राउंड इनकम बढ़ी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। बट फिर भी कि सेपरेट सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई है सो दैट आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट से जुड़े हुए मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो बात इतनी समझ में आ गई, ठीक। तो हमने देखा यहां पर आरबीआई की इनकम किस तरीके से हुई और एक्सपेंडिचर किस तरीके से हुआ। तो इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोस्पेक्ट पर हमने देखा, और बिकॉज ये इनकम आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इनकम जनरेट हुई और एक्सपेंडिचर किस तरीके से जनरेट हुआ, तो हमको ये बात समझ में आ गई है कि हाँ, ये जो है आरबीआई को कैपेबल बनाता है। ये सब हम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। अभी हमने इनकम पर बात की कि इंटरेस्ट इनकम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन सब से पैसा आया। और फिर हमने ये भी बात की कि एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही था जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक आरबीआई को चलाने के लिए जो सारे खर्चे, स्टाफ, स्टेशनरी, ये सब सारे जो खर्चे हैं, वो इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट टू बोरोवर्स, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो हमने दिया, करेंसी के एक्सपेंसेस, नोट छापने में जो खर्चे हैं, और साथ ही साथ प्रोविजनिंग ऑफ कंटिजेंसीज एंड रिजर्व। तो जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है वो प्रोविजनिंग एक बड़ा खर्चे का आपको एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। और जब ये सारी चीजें आप निकालते हैं, जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर आप निकालते हैं, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड बचता है वो पैसा जो है आरबीआई इस कंडीशन में होता है कि वो पैसा सरकार को आरबीआई ट्रांसफर कर पाए। तो अभी हमने देखा कि सरप्लस आपको निकालना है, तो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर आपने घटा दिया, तो जो पैसा आया 2,10,874 करोड़ रुपए जो आरबीआई के पास आए, वो आरबीआई जो है क्या कर रही है, सरकार को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल इतनी पॉइंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही करते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, है ना, कल के सेशन में। तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू भी मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ कवर अप करूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर भी रखे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं फिलहाल, है ना। तो आज हमने इनकम पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, कल हम बैलेंस शीट के पार्ट में एंटर करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा रात में मैं आपके लिए डेली रात को 8 बजे एक सेशन लेके आता हूं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ जुड़ते हैं। तो ये सेशन जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस करते रहते हैं, और बहुत सारे अपडेट्स जो चल रहे होते हैं वो सारे पढ़ते हैं। तभी के लिए इतना करते हैं। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में मिलते हैं फिर से 2 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।